हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट रहता है। 19 तक हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है कि ये वो पर्सन होते हैं जिनको कंपनी ने पैसा देना होता है, यानी कि ये कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स के अंदर दो टर्म्स को शामिल किया जाता है, एक होता है क्रेडिटर्स, एक होता है बिल्स पेबल्स। क्रेडिटर्स में क्या होता है कि जब कंपनी ने उधार पे माल खरीदा सप्लायर से, तो उसके लिए क्रेडिटर है, जो सप्लायर है वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे कंपनी दिखा देगी। अगर वही क्रेडिटर्स के साथ जो डीलिंग की गई है बिल्स के अंदर हो जाएगी तो बिल्स पेबल कहलाएगा। कहते हैं क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करते हैं उन पर्सन को या फिर फर्म को जिनसे उधार पे गुड्स या फिर सर्विसेज खरीदी गई है। पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, अभी तक उनकी पेमेंट है जो नहीं की गई है। सम मनी स्टिल ऑइंग टू देम, कुछ पैसा है जो देना भी बाकी है। एग्जाम्पल के लिए अगर गुड्स खरीदी गई है 50,000 के गोविंद से उधार के ऊपर, तो यहाँ पे 50,000 रुपये क्या हो गए, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। 50,000 से किससे खरीदी है? गोविंद से, तो यहाँ पे गोविंद क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा इसको लायबिलिटी साइड पे। ही विल कॉन्टिन्यू टू रिमेन द क्रेडिटर, ये तब तक क्रेडिटर्स रहेगा जब तक पूरी पेमेंट जो कंपनी नहीं कर देती गोविंद को। नेक्स्ट होता है बिल पेबल। बिल पेबल में क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल पेबल, कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज तब बिल पेबल बन जाता है फॉर द पर्सन हु एक्सेप्टेड, जो इसको एक्सेप्ट करता है जिसे हम ड्रॉई बोलते हैं, एंड रिटर्न इट टू द ड्रॉवर्स, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या कहता है, ड्रॉवर्स को वापस भेज देता है ये। दस बिल पेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। तो कहते हैं जो बिल पेबल है एक ऐसी अकाउंटिंग टर्म होती है जो बिल ऑफ एक्सचेंज होती है जो एक्सेप्ट की जाती है क्रेडिटर्स की फेवर में। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच ए बिल इज पेबल एट अ फ्यूचर डेट, तो यहाँ पे जो अमाउंट पे की जाती है वो फ्यूचर डेट की होती है। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। बिल्स पेबल में क्या होता है कि जैसे बिजनेस ने, मान लेते हैं मिस्टर ए पर्सन है जिससे क्रेडिट पे परचेज करके लेके आए हैं, तो यहाँ पे गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया बिजनेस ने, तो बिजनेस के लिए मिस्टर ए क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। अगर बिल लिख दिया मिस्टर ए ने और वो बिल भेज दे लिख के बिजनेस को, यानी कि ड्रॉई को, और बिजनेस ने क्या उसके ऊपर साइन करके एक्सेप्टेंस दे दिया अपनी, एक्सेप्टेंस देने के बाद ये बिल वापस दे दिया ड्रॉवर को, तो ये बिल क्या बन जाएगा, बिल पेबल कहलाएगा। तो यहाँ पे बिल पेबल का मतलब जो, आई होप क्या क्लियर होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंपल सी वर्डिंग में आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है कि बिल पेबल ये वो पेबल्स होते हैं, बिल जिनको अभी पेमेंट नहीं की गई, यानी कि अभी पेमेंट करनी बाकी है। जब जो देनदार होते हैं ना, डेटर, देनदार वो होता है जिनको देने होते हैं पैसे। देनदार जो अपने लेनदार के द्वारा लिखित बिल को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो देनदार कौन है, देनदार है बिजनेस, लेनदार कौन है यहाँ पे, मिस्टर ए, यानी कि जो क्रेडिटर है। यहाँ पे जो ये ड्रॉवर है, सॉरी ड्रॉई है, ड्रॉई ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ फ्यूचर डेट में आपकी पेमेंट जो कर दी जाएगी, तो ये बिल क्या बन गया, बिल्स ऑफ पेमेंट बन गया। बिल्स पेबल लिखने का फ़ायदा ये होता है कि सबूत के तौर पे ये एविडेंस का काम करते हैं, जिससे जो धोखाधड़ी या फिर मुकरने वाला काम है जो बंद हो जाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्स होते हैं उसके ऊपर पहले से डिफाइन कर दी जाता है कि इस डेट को जो पेमेंट की जाएगी बिजनेस द्वारा क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट होते हैं गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स के अंदर शामिल की जाती है वो सारी चीज़ें जो परचेज की जाती है रीसेल पर्पज़ के लिए, या फिर जिनको इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट को। ये सारी मतलब जो गुड्स बनाई जाती है इसको आगे सेल करने के पर्पज़ से बनाया जाता है, ये गुड्स कहलाती हैं। जो फर्नीचर डीलर के लिए जो चेयर्स होती हैं, फर्नीचर डीलर का काम क्या होता है, फर्नीचर के अंदर डीलिंग करना, फर्नीचर को बनाना, बेचना, खरीदना और बेचना फर्नीचर को। अगर फर्नीचर डीलर ने चेयर्स को ख़रीदा है, टेबल्स को ख़रीदा है, तो उसके लिए वो गुड्स है। अगर यही फर्नीचर किसी अदर पर्सन द्वारा खरीदा जाता है तो उसके लिए क्या बन जाती है, वो असेट्स बन जाती है। क्योंकि फर्नीचर अगर कोई अदर पर्सन खरीदता है, क्योंकि
अगर फर्नीचर डीलर ने खरीदा, उसको तो काम ही है ये फर्नीचर को बेचना, तो उसके लिए तो ये क्या बन गया, गुड्स बन गया। अगर फर्नीचर डीलर के अलावा कोई अगर अदर पर्सन है जो खरीदता है फर्नीचर को, तो उसके लिए वो असेट्स बन जाती है। इसी तरीके जो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी ट्रेडर के लिए वो गुड्स है, जबकि अदर के लिए वो क्या बन जाती है, एक्सपेंस बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है कि जब भी हम कुछ चीज़ खरीद के लेके आते हैं, बड़ी जो खर्च किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉस्ट कहलाती है। कहते हैं कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कुछ गुड्स या सर्विसेज ली जाती है, तो उस गुड्स और सर्विसेज को लेने के बदले जो पैसा खर्च किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। द रिसोर्स गिवन अप आर मनी और मनी इज इक्विवेलेंट। जो पेमेंट की जाती है वो मनी या मनी के इक्विवेलेंट टर्म में होती है। मनी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि उसको मनी की टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेफिनेशन कहते हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट द्वारा, लंदन हैज़ डिफाइंड द टर्म कॉस्ट एज फॉलो। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कहता है कॉस्ट ये वो पैसा होता है, जो वो खर्चा होता है, चाहे ये एक्चुअल में चाहे वह नोशनल में हो, जो इनकर किया था यानी किया जाता है जो खर्चा, और एट्रीब्यूटेबल्स टू स्पेसिफाइड थिंग, जो किससे जुड़ा होता है, स्पेसिफाइड थिंग से जुड़ा होता है, और एक्टिविटी से जुड़ा होता है। स्पेसिफाइड थिंग या एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, सर्विसेज और एनी एक्टिविटी भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कॉस्ट की गई मशीनरी को ख़रीदने के ऊपर, तो जो मशीनरी का परचेज प्राइस है, जो उसके ऊपर फ्रेट का खर्चा आया, उसको इंस्टॉल करने का जो खर्चा आया, ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कहलाएगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीनरी के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है, मशीनरी का प्राइस क्या है, फ्रेट क्या है, जो इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं, सभी शामिल किए जाएंगे, ये मशीनरी की कॉस्ट कहलाएंगे। फर्दर द एक्सपेंडिचर इनकर में बी एक्चुअल और नोशनल। तो इसके अलावा क्या, तो जो खर्चे किए जाते हैं वो एक्चुअल में भी हो सकते हैं और नोशनल में भी हो सकते हैं। जो पैसा खर्च किया गया है रॉ मटेरियल को ख़रीदने में, वो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है, जबकि नोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिसमें एक्चुअल में कैश पेमेंट नहीं की जाती। नोशनल क्या होता है कि माना गया खर्चा। माना गया खर्चा मतलब कि इसमें कैश है जो नहीं गई, ये मान लिया गया कि ये खर्च हो गया। जैसे खुद की फैक्ट्री का रेंट, हम खुद की फैक्ट्री के लिए खुद को रेंट पे नहीं करते, खुद जो कैपिटल लगाते हैं उसके ऊपर अपने आप को ब्याज नहीं देते, तो ये क्या होते हैं, हमारे लिए नोशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आती है वाउचर। वाउचर क्या होती हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है ऑथराइजेशन के लिए टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर्स क्या होते हैं, ये डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पे जिसके बेस पे ये अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। अलग अलग वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के, उसके ऊपर स्पेसिफाई किया जाता है अकाउंट कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया क्रेडिट होगा। जो ये फॉर्म होती है वाउचर की अलग अलग होती है, फर्म टू फर्म, यानी कि हर एक फर्म का जो वाउचर होता है वो अलग होता है। जो वाउचर्स होते हैं प्रिंटेड होते हैं बाय डिफरेंट फर्म देयर ऑन नेम। जो वाउचर्स होते हैं ये हर एक फर्म के अपने नाम से बनाए जाते हैं। जो वाउचर प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटेंट द्वारा, और हर एक वाउचर है जिसके ऊपर नंबरिंग की जाती है, उसके ऊपर साइन किए जाते हैं जो भी ऑथराइज पर्सन होता है फर्म का। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि छूट दे देना, रिबेट देना। रिबेट जो दी जाती है, अलाउंस दी जाता है सेलर द्वारा बायर को, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी हम परचेज़ करने जाते हैं गुड्स को, तो वहाँ पे हमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको गिवन परसेंटेज है जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप इतनी क्वांटिटी को परचेज़ करते हो। जब डिस्काउंट अलो किया था सेलर द्वारा अपने कस्टमर को फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस के ऊपर, जो गुड्स के ऊपर कैटलॉग प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस होता है, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज की छूट दे दी जाती है, तो उसका ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाते नहीं है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो माइनस करके हम इनवॉइस में से या कैश मेमो में से माइनस करके दिखा देते हैं फ्रॉम द ग्रोस वैल्यू ऑफ गुड। जो ग्रोस वैल्यू होती है गुड्स की उसमें से माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट को जो वैल्यू आएगी उसको अकाउंट्स में दिखा देंगे। अलग से ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री जो नहीं की जाती। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। जब प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहिए होती है, यानी कि टाइम पे पेमेंट कर दे बायर, तो उसके लिए उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट दे दी जाएगा। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो होता है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं इसको रिप्रेजेंट करता है ये कैश डिस्काउंट को, अलग से इसकी जो एंट्री करके हम दिखाते हैं कितना कैश डिस्काउंट है जो रिसीव हुआ है। कि जब डिस्काउंट लो किया जाता है कस्टमर को ताकि वो टाइम पे पेमेंट कर दे तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर सेलर कहते हैं कि आपको 2% डिस्काउंट दे दिया जाएगा अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पेमेंट करते हो तो इसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर।
नेक्स्ट आता है जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। पहले के टाइम में बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते थे। इंडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या इन सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया, जिसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। जीएसटी पेड किया जाता है जब परचेज की जाती है, और जीएसटी कलेक्ट करते हैं जब सेल की जाती है। इनके अलावा कुछ और भी अकाउंटिंग टर्म्स है जो यूज़ की जाती है अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले आती है एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब ट्रांजेक्शन इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको एंट्री बोलते हैं। बैड डेप्ट, डेट वो पर्सन होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है। बैड मतलब जिनसे हमें खतरा रहता है कि पैसा डूब सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट बोलते हैं। ये वो पर्सन होते हैं जिनसे पैसा जो रिकवर नहीं होने वाला, जिन डेटर से हमें पैसा रिकवर नहीं होगा, उसे हम बैड डेप्ट बोलते हैं। इट इज़ अ बिजनेस लॉस, तो ये बिजनेस का लॉस है क्योंकि पैसा मिलने वाला नहीं है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस के नाम से जो दिखा दिया जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाना, कि जब पर्सन या फिर एंटरप्राइज इस पोजीशन में नहीं है कि अपने डेट को पेमेंट कर सके, तो वो क्या हो चुके, दिवालिया हो चुके, इंसॉल्वेंट हो चुकी है। सॉल्वेंट इसके अपोजिट, जब पर्सन या एंटरप्राइज इस पोजीशन में होता है कि टाइम पे वो अपने डेट की पेमेंट कर सकता है, उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है स्टोर। स्टोर्स का मतलब क्या होता है कि स्टोर्स डिनोट करती है उस मटेरियल को जो एंटरप्राइज के अंदर पड़ा होता है कंजप्शन पर्पस के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए। यानी कि स्टोर के अंदर जो मटेरियल पड़ा होता है, उस मटेरियल का इस्तेमाल है जो खुद के लिए करती है बिजनेस, खुद की कंजप्शन करने के लिए करते हैं, ना कि रीसेल पर्पज़ के लिए। जैसे एग्जांपल के लुब्रिकेंट रखा जाता है, स्पेयर पार्ट्स रखा जाता है मशीनरी का, पैकिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म आते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू नेचर वो होता है कि जो रेगुलर होता है टाइम पे, यानी कि डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे, तो उसको रिवेन्यू नेचर बोलते हैं। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि रिवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स इनकम ऑफ रिकरिंग यानी कि रेगुलर नेचर। यानी कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो रेगुलर नेचर की इनकम होती है, किसी भी सोर्स से जो मिल रही है रेगुलर नेचर की इनकम, उसको रिवेन्यू बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइड टू कस्टमर। तो यहाँ पे इसके अंदर शामिल किया जाता है जो गुड्स और सर्विस दी जाती हैं, उससे जो पैसा रिसीव होता है वो रिवेन्यू के अंदर आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ रेंट, इसके अंदर शामिल किया जाता है जो रेंट मिला है, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। रिवेन्यू इज़ रिलेटेड विद डे टू डे अफेयर, ये जो डे टू डे अफेयर से जुड़ी होती है जो बिजनेस के अंदर किए जाते हैं। एंड शुड बी रेगुलर इन नेचर, तो रेगुलर नेचर के होते हैं। एज सच द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर और बोरोविंग लोन्स इज नॉट रिवेन्यू। जो कैपिटल लगाए जाते हैं बिजनेस के अंदर और जो बोरो किया जाता है, उधार लिया जाता है लोन के रूप में पैसा, तो वो रिवेन्यू नेचर का नहीं होता, क्योंकि कैपिटल हम डेली बेस पे नहीं लगाते। जो पैसा उधार लिया था वो डेली बेस पे नहीं करते, वो कैपिटल नेचर का होता है। तो ये रिवेन्यू नेचर जो होते हैं वो डे टू डे बेस पे होते हैं, रेगुलर रिकरिंग नेचर के होते हैं, तो उसको हम रिवेन्यू में शामिल करके चलते हैं। क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज बेची जाती है, जो बिजनेस का काम होता है वो काम ही क्या है, गुड्स और सर्विसेज को बेचना, तो उसके लिए रिवेन्यू नेचर की है वो। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो मेन काम होता है बिजनेस का, उसे ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कपड़ा बेचने वाली जो फर्म है वो कपड़ा सेल करते हैं, तो उसके लिए क्या है, कपड़े से जो इनकम मिली है वो क्या, उसकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्योंकि ऑपरेशन क्या, उसका कपड़ा बेचना, उससे जो पैसा मिला उसके लिए क्या कहलाएगी, वो रिवेन्यू कहलाएगी। इट इज़ द रिवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसको पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। इट इंक्लूड्स रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस। अगर गुड्स सेल करके पैसा है तो वो रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा, अगर सर्विस को दे के पैसा कमाएगा तो रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस कहलाएगा। नेक्स्ट आती है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बिजनेस जिसका एक इकोनॉमिक यूनिट है, यानी कि जिसका मकसद क्या है, पैसे में लेन देन करना, खरीदना, प्रॉफिट कमाना, बेचना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे एक एंटिटी और एक बिजनेस एंटिटी मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो बनाई जाती है पैसा कमाने के लिए और सर्विस देती है, सेल करती है गुड्स को। जैसे एग्जांपल के लिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी एटसेट्रा। तो यहाँ पे इसको एंटिटी बोलते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास इकोनॉमिक यूनिट होती है जिसका पैसा कमाना मकसद होता है उसको हम एंटिटी की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, यानी कि एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान कितनी टोटल सेल की गई उसको टर्नओवर में रखेंगे। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जो एनिमल्स आ जाते हैं, कैटल्स और हॉर्सेस आ जाते हैं, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब फंड को लगा दिया जाता है शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, तो जो इन्वेस्टमेंट करने का मकसद होता है वो अर्निंग यानी पैसा कमाने का मकसद होता है। यानी कि जब भी किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया जाता है या किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, रिटर्न मिलता है कंपनी को। अगर शेयर्स में पैसा लगाया तो डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिलेगा,
अगर डिबेंचर्स के अंदर पैसे लगाए तो इंटरेस्ट के रूप में जो रिटर्न मिलेगा तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बनती थी। आई होप कि आपको क्लियर होगी होंगी। ये चैप्टर हमारे इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ऐसी रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।